आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में, जो कि हमारे क्लास 9 में साइंस के चैप्टर 5 एनसीईआरटी बुक में हमारे चैप्टर 5 है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट हुक से। रॉबर्ट हुक कौन थे? तो रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने 1665 में, कब 1665 में उन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था। और उन्होंने खुद का जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसे प्राइमिटिव माइक्रोस्कोप बोलते हैं। कौन माइक्रोस्कोप? उन्होंने बनाया था एक प्राइमिटिव माइक्रोस्कोप 1665 में। कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि माइक्रोस्कोप जो है वो रॉबर्ट हुक की देन है, तो ये सरासर गलत है। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं किया था, उन्होंने खुद के लिए पर्सनल यूज के लिए माइक्रोस्कोप बनाया था, जो कि प्राइमिटिव माइक्रोस्कोप के नाम से जाना जाता है। हाँ, हालांकि उस समय जो उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था वो उस समय के माइक्रोस्कोप जो पहले से मौजूद थे उससे ही कई गुना ज्यादा एडवांस था। इसलिए जब इन्होंने अपने माइक का टेस्ट किया तो इन्होंने सबसे पहले एक पेड़ लिया, एक पेड़ का छाल, बार्क ऑफ ट्री, और उसका एक टुकड़ा लिया जिसे हम लोग कॉर्क के नाम से जानते हैं। किसे? कॉर्क के नाम से जानते हैं। और उस कॉर्क को इन्होंने क्या किया, जब एब्जॉर्ब किया प्राइमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इन्होंने एक अजीब सा पैटर्न देखा। अब वो पैटर्न इन्हें नहीं समझ में आया। क्यों नहीं समझ में आया? भाई, उन्होंने जो स्ट्रक्चर देखा था उस तरह का स्ट्रक्चर अभी किसी ने देखा ही नहीं। अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने उस तरह का स्ट्रक्चर देखा ही नहीं था। इसलिए जब रॉबर्ट हुक ने वो स्ट्रक्चर देखा, वो पैटर्न देखा, तो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। सबसे पहले तो उन्हें लगा कि ये एक मधुमक्खी का छत्ता है। ये एक मधुमक्खी का छत्ता, और जैसे वो होते हैं ना हेक्सागोनल शेप का, मधुमक्खी का छत्ता हेक्सागोनल शेप का जो होता है उन्हें वही लगा। और उसमें जिस तरह के गड्ढे होते हैं इन्हें लगा कि ये छोटा सा रूम है। तो उन्होंने जब इसके बारे में स्टडी शुरू की, जब उन्होंने इसके बारे में पता लगा ये क्या चीज है, तो इसे उन्हें लगा कि कुछ नाम देना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि क्या नाम दूं। तो हम लोग जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव कहाँ के रहने वाले थे, वो लंदन ब्रिटेन के रहने वाले थे। और यह बात है 1665 की। उस समय ब्रिटेन में कौन सा लैंग्वेज बोली जाती थी? लैटिन। वो प्योर लैटिन नहीं थी, लेकिन लैटिन का ही एक फॉर्म था। और लैटिन में सेल शब्द यूज किया जाता है एक स्मॉल रूम के लिए। सेल शब्द का मीनिंग होता है ए लिटिल रूम। तो उन्होंने ये सेल नाम दिया, और वो आज बायोलॉजी जगत में पूरा एक्सेप्ट कर लिया गया है, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। वो जो छोटा पैटर्न था ना, उसे ही हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। तो अच्छी बात है। तो उन्होंने जब सेल का आविष्कार किया, तो उन्होंने सेल का आविष्कार कैसे किया था? उन्होंने सेल का आविष्कार नहीं किया था, खोज किया था। उन्होंने पता किया था कि हाँ, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना उसमें सेल है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, अगर मान लीजिए आपको कभी सेल के बारे में पता करना हो तो आप कैसे पता करोगे? तो आप भी पता कर सकते हो। कैसे? आप एक प्याज लेना, आपके घर में जो प्याज होता है उसका जो कनकेव साइड वाला होता है ना, उससे आप उसका परत निकालना, उसे इपाइडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इपाइडर्मिस। पतली सी छाल टाइप की होगी, वो आप निकालोगे और उससे क्या करोगे, उस पे एक दो बूंद ना आप सेफ्रानिन सॉल्यूशन डालोगे। अगर आप प्लांट सेल ले रहे हो तो उस पे आप सेफ्रानिन का सॉल्यूशन डालोगे, और अगर आप एनिमल सेल ले रहे हो तो उस पे आप मेथिलीन ब्लू का सॉल्यूशन डालोगे। ठीक है? और उसको क्या करोगे, उसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे, तो आपको जो पैटर्न दिखेगा ना वो सेल का होगा। और आप उस पैटर्न को ड्रॉ भी करोगे ना तो कुछ सिमिलर होगा। तो क्या सारा सेल सिमिलर होता है? नहीं, सारा सेल सिमिलर नहीं होता है। अभी सेल के बारे में और जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि उसका स्टडी कैसे कैसे हुआ। तो हम लोग जानते हैं 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज किया अपने खुद के माइक्रोस्कोप से, प्राइमिटिव माइक्रोस्कोप से। ठीक है? तो उसके बाद 1674 में, कब? 1674 में एक माइक्रोस्कोप आया, और वो थोड़ा प्राइमिटिव माइक्रोस्कोप से क्या था, थोड़ा एडवांस था। वो जो थोड़ा एडवांस था ना, तो उसे हम लोग बोले इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। उसे क्या बोले? इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। और उस इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से लिवेन होक नाम के एक साइंटिस्ट ने एक तालाब के पानी में देखा, और उन्होंने पाया कि इसमें लिविंग सेल है ना। कमाल की बात। अब तालाब के पानी में उन्होंने लिविंग सेल को खोज लिया। कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, कहानी तो अभी शुरू हुई है। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए। कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए और उन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया। अब जब ये न्यूक्लियस का जो खोज हुआ था ना, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन खोज हुआ था, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो खोजा गया था। उसके बाद 1839 में पुरकिंजे, स्पेलिंग अगर मैं बता दूं, PURKINJE, पुरकिंजे। तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने एक फ्लूइड सब्सटेंस का खोज किया सेल के अंदर। उन्होंने सेल के अंदर एक फ्लूइड सब्सटेंस का खोज किया जिसे उन्होंने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम दिया? प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म जो था ना एक लिक्विड टाइप का सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद 1838 और 1839 में दो साइंटिस्ट मिलके स्लेडेन और स्वान दोनों मिलके ना एक सेल थ्योरी दिए। 1838 और 1839 में दो साइंटिस्ट मिलके एक सेल थ्योरी दिए। सेल थ्योरी के नाम से हम लोग उसे इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने बोला था इस थ्योरी में कि कोई भी प्लांट है या एनिमल है वो सब किससे बने हैं? सेल से बने। वो सारे के सारे सेल को कंपोज किए हुए या फिर सेल से वो बने। दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। अब हम जानते हैं उसके बाद 1855 आया। 1855 में एक विर्चो नाम के और साइंटिस्ट हैं। 1855 में विर्चो नाम के एक और साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है वो दोनों ने सेल थ्योरी के बारे में बोला। मैं सेल थ्योरी में एक और टर्म ऐड करना चाहता हूं और उन्होंने कहा कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बने हुए हैं। मतलब नहीं समझ में आया? मतलब कहने का मतलब है अगर एक सेल है आपके पास, मान लीजिए आपने इस सेल को देखा है, तो वो सेल कहां से आया? वो सेल पहले से एक और सेल है। क्या है? पहले से एक और सेल है, उसी का वो टुकड़ा है। यानी कि वो पहले से कोई सेल होगा, उसी से वो सेल आया है। उसीलिए उन्होंने बोला कि जितने भी सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए हैं। कि इन्होंने कहा, विर्चो ने कहा था, और 1855 में। उसके बाद 1940 में 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो डिस्कवरी हुआ था ये बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप था। इतना पावरफुल था ना कि इससे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी, सेल का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी होता है ना, वो भी आसानी से समझा और देखा जा सकता था। तो जब हम लोग जाने कि इतना अच्छा, जब साइंटिस्ट लोग को इतना अच्छा माइक्रोस्कोप मिला, तो जाहिर सी बात है वो और उसमें डेवलपमेंट करेंगे, वो खोज को और जारी करेंगे और उसमें अच्छी से अच्छी और नई नई बातें जानेंगे। तो जब ऐसा हुआ तो उन्होंने पाया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है कुछ यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर यहाँ पर शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म के बारे में। किसके बारे में? सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म के बारे में। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है तो उसे हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं, ठीक है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में साइंटिस्ट को पता चला, उन्होंने पाया कि एक सेल से ऑर्गेनिज्म बना है और वो एक ही सेल से अपना सारा काम कर रहा है। एक ही सेल से सारा काम कर रहा है, कहने का मतलब है वो एक ही सेल से खा भी रहा है, पचा भी रहा है, निकाल भी रहा है, और भी उसका जो टास्क है वो उसी से कर रहा है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा, क्लेमाइडोमस, पारामीशियम, बैक्टीरिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन अभी आपके लिए इतने काफी होंगे, ठीक है। तो हम लोग यूनिसेलुलर जाने, तो जब एक सेल से अगर कोई बना है तो उसको यूनिसेलुलर बोले, तो क्या दो सेल से भी कोई बना होगा? तीन सेल से भी कोई बना होगा? तो अब हम लोग दो तीन सेल काउंट नहीं करते, हम लोग एक सेल वाला पढ़ लिए। उसके बाद एक से ज्यादा जितने भी सेल से अगर कोई ऑर्गेनिज्म बना है, क्या एक सेल से अगर ज्यादा ऑर्गेनिज्म बना है, अगर उनके पास 2 हो, 4 हो, करोड़ों हो, मिलियन हो, बिलियन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। उन सबको हमने एक कैटेगरी में डाला। किस कैटेगरी में? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वाले कैटेगरी में। वो जो मल्टी सेलुलर वाला ऑर्गेनिज्म था उसमें आएगा प्लांट आएगा, एनिमल आएगा, ह्यूमन बींग आएगा। अब एनिमल जितना भी है वो सब आ जाएंगे, ह्यूमन बींग भी आ ही जाएंगे, प्लांट भी आ ही जाएंगे, बच्चा क्या? कुछ नहीं बचा। जितना भी अब एक से ज्यादा है तो वो मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर के बीच का अगर डिफरेंस अगर हम लोग जाने, तो यूनिसेलुलर में क्या होता है? सिंगल सेल होता है। मल्टी सेलुलर में क्या होता है? एक से ज्यादा सेल होता है। अब वो कितना भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जब एक सेल सारा काम कर सकता है, तो हम लोग भी यूनिसेलुलर क्यों नहीं हुए? हम लोग मल्टी सेलुलर क्यों हुए? क्योंकि हम लोग जो है ना यूनिसेलुलर से बहुत ज्यादा काम करते हैं। हमारा स्ट्रक्चर उनसे बड़ा है, हमारा स्ट्रक्चर जो है यूनिसेलुलर से बड़ा है। हमारे अंदर हम अगर मल्टी सेलुलर में एक खास बात ये है ना कि उसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म जो है ना वो कई तरह के सेल्स को रखता है, कई तरह के सेल्स को एक ही ऑर्गेनिज्म रखता है। जी हाँ। अब एक ही ऑर्गेनिज्म किस तरह के सेल्स को रखेगा? एग्जांपल दें, जैसे हम लोग का ह्यूमन बॉडी में हम लोग क्या जानते हैं?
ह्यूमन बॉडी में हम लोग जानते हैं कि एक नर्व सेल होता है, एक ब्लड सेल होता है, एक बोन सेल होता है, ओवम होता है, स्मूथ मसल सेल होता है, फैट सेल होता है, स्पर्म होता है। ये सारे के सारे सेल ही तो है। क्या ये सारे के सारे सेल ही तो है। उसके बाद तो क्या सारे सेल, जितने भी सेल हम बताएं, वो सारे सेल का शेप और साइज एक ही जैसा है? तो सारे सेल का शेप और साइज एक ही जैसा है? तो नहीं, सारे सेल का शेप और साइज एक ही जैसा नहीं होता है। जैसे प्लांट सेल हो गया, उनका शेप और साइज अलग होगा, ह्यूमन सेल हो जाएगा उनका अलग हो जाएगा, एनिमल सेल का अलग हो जाएगा, और भी ऑर्गेनिज्म का अलग होगा। अब ये कैसे हम लोग पता करेंगे कि किसका शेप और साइज अलग होगा? तो ये हम लोग नहीं पता करते हैं। ये जिसका जैसा टास्क होता है ना, जो जैसा काम करता है, उसका उसी तरह से शेप और साइज होता है। नहीं समझ में आया? अरे भाई, कहने का मतलब है, अगर मान लो आप हाथ से पानी उठाते हो, अगर आप हाथ से पानी उठाते हो क्योंकि आपके पास हाथ है, अगर आपके पास हाथ नहीं होता है, वो क्या पानी नहीं पीता है? हाथी कैसे पानी पीता है? वो सूर से पीता है, उसके पास हाथ नहीं है। आपके पास हाथ है तो आप ग्लास से पानी पीते हो ना। तो उसी तरह से सेल के पास भी अलग अलग सेल होते हैं, जो वो अपने आप में काम का डिवीजन करते हैं। सेल क्या करता है? अपने आप में काम का डिवीजन करता है। वो सेल के अंदर ऑर्गेनलीज पाया जाता है। सेल के अंदर क्या पाया जाता है? ऑर्गेनलीज पाया जाता है। अब ये ऑर्गेनलीज क्या होता है? ऑर्गेनलीज एक स्पेसिफिक कंपाउंड होता है, स्पेसिफिक कंपोनेंट या कंपाउंड, जो सेल को उसके काम करने में मदद करता है। सेल को उसके काम करने में जो मदद करता है, उसे ऑर्गेनलीज कहते हैं। ठीक है। अब आपको ये जानने में हैरानी होगी, सबसे बड़ी बात आपको ये जानने में हैरानी होगी कि अलग अलग सेल जो है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर अलग है, शेप अलग है, साइज अलग है, उनका काम भी अलग है। एनिमल सेल का भी अलग है, ह्यूमन बॉडी का भी अलग है, लेकिन फिर भी सबके अंदर कुछ चीजें जो है ना, वो कॉमन होती है। अब वो कुछ चीजें क्या कॉमन होती है और कैसे कॉमन होती है? तो कॉमन वो चीजें होती है जिससे कि सेल बनता है, वो चीजें कॉमन होती है। जैसे सेल वाल किस में पाया जाता है? वो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, इसलिए वो कॉमन नहीं होगा। हमारी तीन चीजें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये तीनों चीजें जो है ना, वो हमारा अधिकतर यानी मोस्ट ऑफ द, ज्यादा से ज्यादा सेल्स में कॉमन होते हैं। ठीक है। तो सेल बनता कैसे है? सेल इन्हीं तीन चीजों से बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो क्या किसी सेल में यही तीन चीजें होती है? नहीं, इन तीन चीजों से भी ज्यादा और भी चीजें होती है। कैसे? उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम लोग जानते हैं किसके बारे में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, ये सेल का सबसे बाहरी लेयर होता है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? ये फ्लेक्सिबल होता है। और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी पता है किस चीज में यूज होती है? खासकर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को फायदेमंद होती है। कैसे? क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा जो होता है ना, वो अपना फूड जो लेता है, वो फूड जब वो कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो उसको रास्ते में जो कुछ भी मिलता है ना, वो उसे फूड समझ के खा लेता है। कैसे खाता है? सबसे पहले वो, मान लीजिए जैसे कि उसके सामने एक फूड आया, वो रास्ते से ऐसे सीधे जा रहा है, उसके सामने एक फूड आया, तो क्या करता है कि वो सबसे पहले अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फैलाना शुरू करता है। और वो फैलाते फैलाते पहले उसे चारों तरफ से घेरता है। चारों तरफ से घेरने के बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेता है खुद में, और खुद में एब्जॉर्ब करने के बाद जो उसका मटेरियल रहता है, जो उसको खाने लायक रहता है, उसको निचोड़ लेता है, और उसके बाद फिर से धीरे धीरे अपने चारों तरफ से सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक जगह करके उसको वापस छोड़ देता है, और इसी तरह से उसका फूड भी डाइजेस्ट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है ना, जो अमीबा यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो फूड को निगल जाते हैं और उसे बाहर फिर से फेंक देते हैं, इसे कहते हैं इंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? इसे इंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, हमने बोला कि वो क्या है? वो फ्लेक्सिबल है। और ये बना किस चीज़ का होता है? ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बना होता है, जिसे हम लोग लिपिड कहते हैं। तो क्या ये केवल लिपिड से बना होता है? नहीं, इसमें लिपिड और प्रोटीन दोनों होते हैं। क्या होते हैं? इसमें लिपिड और प्रोटीन दोनों होते हैं। अगर मान लीजिए अगर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखना होगा, तो हम लोग कोई भी माइक्रोस्कोप से देख लेंगे? नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हमें देखना है, तो हम लोग उसके लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। कौन सा माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम लोग केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख सकते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? उसका वर्क,
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो परमिट देता है, परमिट नहीं, वो डिसाइड करता है कि कौन सा मटेरियल जो है ना वो न्यूक्लियस के अंदर यानी सेल के अंदर आएगा और बाहर जाएगा। कौन सा मटेरियल जो है वो सेल के अंदर आएगा और बाहर जाएगा। बात को रिपीट करें, ध्यान से सुनिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वही डिसाइड करता है कि कौन सा मटेरियल अंदर आएगा और कौन सा मटेरियल बाहर जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर वो डिसाइड कैसे करता है और वही डिसाइड क्यों करता है। अब देखो, सबसे बाहरी लेयर जो है सेल का कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जाहिर सा बात है वही डिसीजन लेगा ना कि सेल के अंदर कौन सा आएगा कौन सा नहीं जाएगा। ये गार्ड लाइक स्ट्रक्चर है, गार्ड जैसे डिसाइड करता है ना कि कौन सा व्यक्ति अंदर आएगा कौन सा नहीं जाएगा, तो उसी तरह से ये भी एक क्या है, एक गार्ड है, ये डिसाइड करेगा कौन सा अंदर आ रहा है कौन सा नहीं जा रहा है। अब जैसा कि हम जान रहे हैं कि ये सेलेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, कि सेलेक्ट कर रहा है कि कौन सा मटेरियल अंदर आएगा। अब ये सेलेक्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या, सेलेक्टिव परमीबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव परमीबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव परमीबल मेम्ब्रेन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एसपीएम। क्या होता है शॉर्ट फॉर्म, एसपीएम, एसपीएम। अब ये एसपीएम जो है ना, सेलेक्टिव परमीबल मेम्ब्रेन, इसका बड़ा कंसेप्ट है। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो सेल के अंदर कोई भी मटेरियल कैसे अंदर आता है और कैसे बाहर जाता है। तो वहां पर एक प्रोसेस होता है, सेल के अंदर कोई भी मटेरियल तभी अंदर जाता है जब वहां पर लोअर कंसंट्रेशन होता है। लोअर कंसंट्रेशन, अब ये लोअर कंसंट्रेशन क्या है, लोअर कंसंट्रेशन कहने का मतलब, अगर आपका बाहर में, मान लीजिए आपके बाहर में किसी चीज का एक्सेस हो गया, जैसे मान लीजिए बाहर में क्या है, आपके पास O2 ज्यादा है, सराउंडिंग में किसी भी सेल के सराउंडिंग में O2 ज्यादा है और सेल के अंदर क्या है, O2 कम पड़ रहा है, तो वो क्या करता है ना कि वो बाहर से O2 लेगा, क्योंकि बाहर में हायर कंसंट्रेशन है, किसका, O2 का। बाहर में O2 का हायर कंसंट्रेशन है और अंदर में कंसंट्रेशन जो है वो कम है, इसलिए वो O2 को अंदर ले लेता है। जब O2 को अंदर लेता है ना तो अंदर में CO2 बनने लगता है। क्या बनने लगता है, CO2। और अंदर में CO2 ज्यादा हो जाता है और बाहर में CO2 कम रहता है। इस तरह से वो CO2 को फिर बाहर छोड़ देता है और यही प्रोसेस सेल के अंदर चलते रहता है। ये जो प्रोसेस होता है ना, कोई भी मटेरियल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाने के लिए, ये जो प्रोसेस होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में किसी मटेरियल को जाने के लिए, इसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। इसमें कोई भी मटेरियल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। जैसे CO2 अंदर से बाहर आ रहा था, CO2 अंदर से बाहर आ रहा था, क्यों, CO2 अंदर में ज्यादा था और बाहर में क्या था, कम था। CO2 अंदर में ज्यादा था बाहर में कम था। अब आप बोलोगे कि इतना छोटा न्यूक्लियस, सॉरी इतना छोटा सेल, उसके अंदर CO2 कैसे ज्यादा हो गया इतने बड़े बाहर में इन्वायरमेंट से। तो ज्यादा इसलिए हुआ कि अगर बाहर में इन्वायरमेंट बढ़ा तो बाहर में जगह भी तो बड़ी है, उधर CO2 चारों तरफ फैल चुका है और अंदर में छोटा सा जगह में थोड़ा सा भी है ना तो ज्यादा है, डेंसिटी आप समझ लो, डेंसिटी तो अंदर में ज्यादा पड़ जाएगी ना। तो डिफ्यूजन आप लोगों को समझ में आया। अब अगर यही डिफ्यूजन जो है वाटर के साथ हो, क्या, यही डिफ्यूजन अगर आप लोग का वाटर के साथ हो, अगर वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है और बीच में क्या लगा हुआ है, एक एसपीएम, फिगर में आप देख सकते हो, वाटर क्या हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है एसपीएम के थ्रू, तो उसे हम लोग कहते हैं ओस्मोसिस। क्या कहते हैं, ओस्मोसिस। अगर वाटर के साथ डिफ्यूजन हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओस्मोसिस। ठीक है। अब वाटर के साथ अगर डिफ्यूजन होगा तो क्या होगा, तीन कंडीशन हो सकते हैं। तीन कंडीशन कैसे हो सकते हैं, मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं, अब आप एक प्लांट सेल लोगे या एक एनिमल सेल लोगे, कोई भी सेल लो, उसे आप क्या करो, वाटर के अंदर डाल दो। वाटर के अंदर जब डालोगे तो आपके पास तीन कंडीशन होंगे। पहला क्या, अगर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसका, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल का कंसंट्रेशन कम है, यानी कि सेल क्या करेगा, वो पानी को एब्जॉर्ब करने लगेगा ना। सेल क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। जब वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो लोअर कंसंट्रेशन में वाटर आएगा, जाहिर सी बात है। तो सेल जब उसको एब्जॉर्ब करेगा तो वो फूलने लगेगा। क्या होगा, वो फूलने लगेगा, स्वेल होगा। और स्वेल होगा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि बाहर से सेल के अंदर पानी आया और सेल के अंदर पानी आने से सेल क्या हुआ, फूल गया। इसमें तो क्या हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें केवल बाहर से ही अंदर पानी आएगा, नहीं, अंदर से भी बाहर पानी जाएगा, सेल से भी बाहर पानी जाएगा, लेकिन जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है ना, जितना अंदर से बाहर आता है वो ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए 10 लीटर पानी अगर बाहर से अंदर आ गया, सेल में 10 लीटर पानी नहीं जाता, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ।
सेल में अगर मान लीजिए बाहर से 10 लीटर पानी अंदर आ रहा है तो उसके मुकाबले आपका बाहर 1 से 2 लीटर, मात्र 1 से 2 लीटर ही पानी बाहर जाता है। बात समझ में आई ना। इसी सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आपका बाहर का भी कंसंट्रेशन सेम है और अंदर का भी कंसंट्रेशन सेम है, यानी कि 2 लीटर अगर पानी अंदर आ रहा है तो 2 लीटर आपका बाहर निकल भी जा रहा है। इसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसके बाद आता है तीसरा केस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है ना, सेल जो है वो श्रिंक होने लगता है। श्रिंक मतलब वो पचकने लगता है, वो दुबला होने लगता है। जब वो दुबला होने लगेगा ना तो क्या हो, कैसे दुबला होगा? यानी कि वो पानी, जितना कि पानी उसके अंदर आ नहीं रहा है ना, उससे ज्यादा वो पानी बाहर छोड़ रहा है। जितना पानी उसके अंदर आ नहीं रहा है, मान लीजिए 2 लीटर उसके अंदर पानी आ रहा है तो वो 4 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर पानी बाहर छोड़ रहा है और वो क्या हो रहा है? खुद पतला हो रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होगा हमको आपको बताने के लिए, रूट्स। जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ का जड़ जो पानी लेता है वो किस प्रोसेस से लेता है? ऑस्मोसिस के थ्रू ही लेता है। पेड़ का जड़ जो है वो पानी खींचता है ना अपने अंदर, तो वहां पर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, पेड़ के पास पानी की कमी हुई तो वो पानी खींचना शुरू कर दिया, ऑस्मोसिस। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं जो कि है हमारा सेल वॉल। हमने 3 कंपोनेंट के बारे में बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। यहाँ पर सेल वॉल के बारे में हम बताने वाले हैं। सेल वॉल जो होता है ना, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। किसमें? प्लांट सेल में। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा होता है ना, उसके बाहर में होता है। अब सेल वॉल का जरूरत क्या है प्लांट सेल में? तो सेल वॉल क्या करता है ना, ये रिगिड होता है। कैसा होता है? रिगिड, यानी कि ये कठोर होता है और ये सेल वॉल को जो है ना जाके मजबूती प्रदान करता है, यानी कि सेल वॉल को ये और मजबूत कर देता है। सेल वॉल तो हम लोग जानते हैं फ्लेक्सिबल शेप का होता है, वो किसी भी शेप में ढल जाता है, लेकिन जब ये उसके बाहर लग जाता है ना तो वो उसका शेप को फिक्स कर देगा, यानी कि अब आप इसी शेप के अंदर किसी भी शेप में आप जा सकते हो, इससे बाहर नहीं। समझ लीजिए कि वो एक बाउंड्री की तरह काम करता है। ये किस चीज का बना होता है? तो ये सेल वॉल जो है ना वो सेलुलोज का बना होता है और सेलुलोज जो है ना वो पेड़ को स्ट्रक्चरल मजबूती प्रोवाइड करता है। क्या? स्ट्रक्चरल मजबूती प्रोवाइड करता है। किसको? पेड़ को। अब अगर एक कंडीशन जो हमने बोला था आपको डिफ्यूजन के बारे में, अगर प्लांट का सेल जो है वो श्रिंक होने लगे, क्या होने लगे? श्रिंक होने लगे। कैसे? अगर प्लांट का सेल जो है वाटर बाहर छोड़ेगा तो वो श्रिंक ही ना होगा। अगर वो श्रिंक होने लगेगा तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। और अगर जब सेल होगा, जब प्लांट का सेल अगर श्रिंक हो सकता है तो वो स्वेल भी तो हो सकता है। तो जब वो स्वेल होगा ना तो क्या होगा कि सेल बड़ा होने लगेगा। प्लांट का सेल क्या होगा? बड़ा होने लगेगा। जब वो बड़ा होगा तो क्या होगा? वो ज्यादा जगह घेरेगा। जब ज्यादा जगह घेरेगा तो हम क्या जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है? सेल वॉल। जो सेल वॉल है वो तो बड़ा होने देगा नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो भाई बोलेगा हाँ भाई तुमको बड़ा होना है, हो जाओ, मैं फैल सकता हूँ, मैं फैल जाऊंगा। लेकिन सेल वॉल बोलेगा वहीं पे रुक, वहीं पे रुक, मैं तुमको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मेरा जगह फिक्स है, तुम्हारा एरिया इतने अंदर है, जितना तुम्हारा पैर है उतना ही पैर पसारो। ठीक है, तो इस तरह से फिर भी सेल नहीं मानेगा, उसे तो भाई ज्यादा जगह चाहिए, तो वो क्या करेगा? एक फोर्स डालेगा, वो कोशिश करेगा कि सेल वॉल को तोड़ दे। तो सेल वॉल क्या करेगा? वो भी उतना ही कस के उसको फोर्स देगा, उतना फोर्स देगा जितना कस के फोर्स सेल उसको दे रहा है। सेल जितना कस के फोर्स सेल वॉल को देगा उतना ही कस के फोर्स सेल वॉल भी सेल को देगा। तो इस तरह से क्या होता है? प्लांट सेल में क्या देखने को मिलता है? ज्यादा चेंजेस देखने को मिलता है एनिमल सेल के मुकाबले। क्यों? क्योंकि वहां पर सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर देखो बार बार फोर्स इधर से भी लग रहा है, इधर से भी, उसको क्या हो रहा है? ज्यादा सिकुड़न लग रही है। अगर वो पानी रिड्यूस कर देता है तो वो प्लाज्मोलाइसिस के केस में चला जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा टॉपिक पे आ जाते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस। हमने 3 स्ट्रक्चर बोला था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हो गया। अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है ना वो क्रोमोसोम से बना होता है। किस चीज से? क्रोमोसोम से। और न्यूक्लियस होता क्या है? न्यूक्लियस होता है आपका सेल के अंदर। सेल के अंदर जो है आपका 2 मेम्ब्रेन का लेयर होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल लेयर मेम्ब्रेन। उसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस किस चीज से बनता है? क्रोमोसोम से।
क्रोमोसोम में आपका डीएनए और प्रोटीन होते हैं। क्रोमोसोम में क्या क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन। डीएनए तो हम लोग जानते हैं, बहुत फिल्में देखे, टीवी सीरियल उसमें भी सुने, डीएनए टेस्ट करवाएंगे, डीएनए टेस्ट। तो डीएनए जो है ना वो हम लोग का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है। क्या? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि हम लोग किस चीज़ की संतान है, इंसान के है, मम्मी पापा हमारे कौन है, वो सारा इन्फॉर्मेशन कौन रखता है? डीएनए रखता है। ठीक है। तो डीएनए का एक फंक्शनल यूनिट भी होता है और उस फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं? जीन्स। डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन्स। अब यहाँ पर हम बोले थे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होता है। क्या होता है? छेद होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ हम जाने कि न्यूक्लियस के चारों तरफ हम लोग क्या जाने? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होता है। पोर्स से कहने का मतलब छेद होता है। और वो छेद से वो क्या करता है ना कि न्यूक्लियस के अंदर कितना मटेरियल आएगा और कितना मटेरियल जाएगा बाहर। न्यूक्लियस से बाहर जो मटेरियल जाता है वो साइटोप्लाज्म में जाता है। किस में जाता है? साइटोप्लाज्म में जाता है। तो जो मटेरियल न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड यहाँ पर करेगा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो पोर्स की सहायता से करता है। जो क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम होता है एक रॉड शेप में। क्रोमोसोम किस शेप में होता है? रॉड शेप में विजिबल होता है। और उसको हम लोग कब देख सकते हैं? जब कोई सेल डिवाइड होने वाला होता है ना, तभी हम लोग क्रोमोसोम को देख सकते हैं। अच्छा, जब कोई सेल अगर डिवाइड होने वाला है तभी हम लोग क्रोमोसोम को देख सकते हैं। तो आपने अभी बताया कि क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए होता है, तो हम लोग डीएनए को हम लोग कैसे देखेंगे? अगर सेल मान लीजिए डिवाइड होने वाला ही नहीं है, तो यानी कि हम लोग क्रोमोसोम को नहीं देख पाएंगे। अगर कोई सेल डिवाइड होने वाला नहीं है तो देख पाएंगे हम लोग डीएनए को। उस समय कहाँ देखेंगे? क्रोमेटिन में देखेंगे। ये क्रोमेटिन जो होता है ना, ये क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक कहने का मतलब एक धागा की तरह वो होता है सेल के अंदर। अगर सेल जब डिवाइड होने वाला होता है ना, तो यही क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रॉड शेप में हो जाता है और उसी के अंदर डीएनए होता है। ठीक है। अब कहीं कहीं पर क्या होता है ना कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना कहीं पर नहीं होता है। जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा वहां पर न्यूक्लियस का डेफिनेशन हम लोग नहीं दे सकते। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस होगा लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, यानी न्यूक्लियस कहीं पर भी हो सकता है। अब वो जगह जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है लेकिन न्यूक्लिक एसिड है, उस तरह के सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता। ध्यान से सुनिएगा, बार बार बोल रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है लेकिन न्यूक्लियस रहता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल एक होता है। यूकैरियोटिक सेल होता है, उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब कंसेप्ट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनली ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और अभी प्रिपरेशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा चैनल नया है तो थोड़ा प्रोग्रेस होने में टाइम लगेगा। थोड़ा भी हमारे पास अभी सुविधा नहीं है लंबे वीडियोस को अपलोड करने की, लेकिन वो भी हम जल्द से जल्द जरूर इसका भी सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल की एक खास बात है कि हम लोग